नमस्कार। पुनः भारत के भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने भारत के जो अपवाह तंत्र है और अपवाह प्रतिरूप है उसका अध्ययन किया। आज हम भारत के जो अपवाह तंत्र है उसको विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। जिस अपवाह जो तंत्र है भारत का उसको हम दो दृष्टिकोण से हम अध्ययन करते हैं। एक अपवाह तंत्र वह अपवाह तंत्र होता है जिसमें जो नदियां हैं वो अपना जल जो है अरब सागर में लेके जाती हैं। एक अपवाह तंत्र वो है जो जहां नदियां अपना जल अरब सागर के अंदर लेके जाती है, यानी अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरी जो बात है वो भारत की जो नदियां हैं उसको दो भागों में बांटकर हम यहाँ ड्रेनेज जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, उसका हम यहाँ अध्ययन करते हैं। एक वो जो नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है और एक वे नदियां जिनकी उत्पत्ति विकास प्रायद्वीपीय भारत के अंदर होता है। तो इसको दो भागों में, हिमालयन जो रिवर सिस्टम है वो और जो पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय जो रिवर सिस्टम है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसको हमने पुनः तीन भागों में बांटा है: गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो गंगा रिवर सिस्टम है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये जो दोनों नदियां हैं अपना जो जल है बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं, जबकि इंडस जो रिवर सिस्टम है इसकी सहायक जो नदियां हैं अपना जल अरब सागर के अंदर लेके जाती हैं। यहाँ जो प्रायद्वीपीय भारत की बात की, इसमें नर्मदा ताप्ती नदियां जो हैं अपना जल अरब सागर में लेके जाती हैं। शेष जो नदियां हैं उनका जो जल है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरता है। तो इस तरह से हमने जो इंडियन रिवर सिस्टम को दो भागों के आधार पर, हिमालय रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के आधार पर डिवाइड किया। अब यहाँ इस स्लाइड के अंदर भारत की जो मुख्य जो नदियां हैं उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। उससे ये समझना आसान हो जाता है कि जैसे हम यहाँ बात करें कि यहाँ जो रिवर सिस्टम है ये आपके इंडस रिवर सिस्टम को शो कर रहा है, ये वाला जो रिवर सिस्टम है हमारा गंगा नदी का जो रिवर सिस्टम उसको दिखा रहा है, और ये वाला जो रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र नदी को दिखा रहा है। इसके बाद ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, ये गोदावरी, ये महानदी, गोदावरी के बाद ये नीचे कृष्णा नदी, कावेरी नदियाँ। तो ये जो बड़ी नदियाँ हैं इनके अपवाह तंत्र के बात हम यहाँ पर करेंगे। अब अगर हम इसकी बात करें, स्लाइड की बात करें, तो यहाँ साथ में इन जो नदियाँ हैं इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके ऊपर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हम सबसे पहले जो सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। सिंधु नदी, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनकी हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ इस मैप को आप समझने की कोशिश कीजिए जिससे कि हमें चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है। ये जो आपके इंडस जो रिवर है, सिंधु नदी जो है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, ये जो कैलाश जो रेंज है जिसको हमने आपसे कहा था कि जो ट्रांस हिमालयन जो पार्ट होता है उसका जो नेपाल के अंदर जो पार्ट, ये विस्तृत जो भाग है उसको हम कैलाश रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जो मानसरोवर झील है उसके पश्चिम से जो इंडस जो रिवर है उसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ जो एक ब्लू कलर की लाइन से हमने दिखा रहे हैं ये आपके जो इंडस जो रिवर है वो मुख्य जो नदी है उसको शो कर रही है। शेष उसकी जो सहायक नदियां हैं, या हम इस नक्शे से ही चीज़ों को अगर हम याद कर लें तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है लिखना भी कि मानसरोवर झील के पश्चिम भाग से जो तिब्बत वाला जो एरिया है वहाँ से जो इंडस रिवर जो है उसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद ये भारत के अंदर जो लद्दाख वाला जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर प्रवेश करती है, लेह के अंदर जाती है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड से जो मुख्य सहायक नदी है वो आकर मिलती है जास्कर नदी। और फिर उसके बाद जो राइट हैंड साइड से जो नदियाँ आके मिलती है उसके अंदर शोक, देन गिलगित, ये मुख्य नदियां हैं। उसके बाद जो इसकी जो कुछ नदियां ऐसी हैं जो अफगानिस्तान से, जैसे काबुल जो रिवर है वो आके मिलती है, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो आके मिलती है। कुछ नदियां पाकिस्तान से आकर जो सिंधु नदी है उसके अंदर आके मिलती है। कुंडार है, टोची है या जोब है, ये नदियां हैं। और इसका जो पंचनद जो है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जो अधिकांश जो इसके राइट हैंड साइड के अंदर जो नदियां आके मिल रही हैं, इसके अंदर जो चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ये इसको पंचनाद कहते हैं। जो पठानकोट के अंदर पाकिस्तान में जाकर ये जो नदियां हैं जेलब, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज वहाँ जाकर मिल जाती है, जिसको पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे सवाल जब पूछा जाता है कि इसके दाई साइड की नदियां कौन सी हैं, इसके बाई साइड में आकर मिलने मुख्य नदियां कौन सी हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए।
यहाँ हम इस स्लाइड के अंदर जो सिंधु नदी की मुख्य बातें हैं, इसकी जो उत्पत्ति है, मैंने कहा कि मानसरोवर झील के पश्चिम से होती है। इसकी जो टोटल लंबाई है सिंधु नदी की वो 2880 किलोमीटर है। इस तरह के जो सवाल है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जबकि भारत के अंदर इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर में से 1114 किलोमीटर है, और कुल जो जल ग्रहण क्षेत्र है इसका कुल कैचमेंट जो एरिया है वो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसमें से मात्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो भारत के अंदर पड़ता है, कैचमेंट एरिया जो है। इसकी बाईं और दाईं नदियों की हम बात करें तो बाईं ओर से आने वाली जो नदियां उसके मुख्यतः सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, जिनको पंचनद के नाम से जाना जाता है, ये पांचों नदियां मिठानकोट पिंड जो मिठानकोट है वहां जाकर आपके सिंधु नदी के अंदर जाके मिल जाती है। अन्य अगर बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियों की बात करें, जास्कर है, शांग है, सिगार है, गिलगित है, ये मुख्य जो हुंजा है, ये मुख्य जो नदियां हैं जो कि बाईं ओर से आकर इसमें मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की हम बात करें, शोक है, काबुल है, कुर्रम है, तोची है, विओबा है, संगर है और जो गोमल है, ये मुख्य यहाँ की जो नदियां हैं। झेलम नदी की हम बात करें, झेलम नदी की जो उत्पत्ति है वेरीनाग जो झरना है जो कि पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसका जो फुट हिल्स एरिया जो होता है, जिसको हम पीडमेंट एरिया भी कहते हैं, वहां से इसकी जो उत्पत्ति होती है। ये अपना जल पश्चिम की तरफ बहती हुई वुलर झील के अंदर भी डालती है, उसके बाद फिर ये आगे प्रवाहित होती है। श्रीनगर जो है इसी के किनारे के ऊपर बसा हुआ है, और मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये जो नदी है भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर भी बहती है। ये महत्वपूर्ण है कि झेलम जो नदी है उसको वितस्ता नाम से भी जाना जाता है। अनंतनाग से बारामूला जो भाग है जो कश्मीर घाटी के अंदर है वहां तक ये जो झेलम नदी है वो नौगम्य है, यानी कि नौगम्य परिवहन के लिए भी इस नदी का उपयोग किया जाता है। किशनगंगा इसकी मुख्य सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान के अंदर किशनगंगा नदी को नीलम नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो मुख्य सहायक नदी है वो चेनाब है, जिसको अस्किनी नाम से भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति लाहुल के अंदर जो बड़ा लाचला जो पास है वहां से होती है। ये जो नदी है दो नदियों के संगम से बनती है। जब ये नदी चंद्र और भागा जो नदियां अलग अलग नदियां हैं, जब ये दोनों नदियां एक दूसरे से मिलती हैं तब इसको हम चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। तीसरी जो मुख्य सहायक नदी है वो रावी है, जिसको पुरुषनी या इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो रोहतांग दर्रे के समीप से होती है, और इस घाटी को इसके द्वारा जिस घाटी के अंदर ये प्रवाहित होती है उसको कुल्लू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब इसकी मुख्य सहायक नदी है। व्यास जो अन्य सहायक नदी है जिसको विपाशा नाम से जानते हैं, उत्पत्ति कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे से होती है। ये सतलज नदी में जाकर मिलती है, और कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर ये सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। सतलज जो नदी है ये बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। उत्पत्ति मानसरोवर जिले के मानसरोवर जो झील है उसके समीप जो राक्षस जो ताल है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। सिपकिला दर्रे के पास ये भारत में हिमाचल में पड़ता है, सिपकिला दर्रा, वहां ये भारत में प्रवेश करती है, फिर भारत में बहती हुई दक्षिण पश्चिम से बहती हुई ये सिंधु नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। भांगड़ा नांगल जो बांध का निर्माण किया गया है वो भी सतलज नदी के ऊपर ही किया गया है। अब हम बात करें कि गंगा नदी का जो तंत्र है, इस स्लाइड के अंदर हम वही चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमारी चीजें आसान हो जाए। इसको समझने से पहले एक अन्य स्लाइड में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये जो नदियों का हमने एक तंत्र आपको स्पष्ट करने की कोशिश किया है कि दो मुख्य जो नदी होती हैं, एक तो होता है भागीरथी नदी और एक होती है अलकनंदा नदी। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है एक दूसरे से मिलती हैं, और ये मिलती हैं देवप्रयाग के अंदर। जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जब नदी मिलती है तो तब इस नदी को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। भागीरथी जो नदी है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होती है, और जो अलकनंदा जो नदी है इसके अंदर जो धौलीगंगा है, पिंडर है, नंदाकनी है और मंदाकिनी जो नदी है, इसके बाद इनका जो संगम होता है तब इसको अलकनंदा नाम से जानते हैं। अब ये जो नदियां हैं अलग अलग जगह के अंदर जो अलकनंदा से मिलती है, धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में, पिंडर नदी जो कृष्णप्रयाग में, नंदाकिनी जो नदी है नंदप्रयाग में, और मंदाकिनी जो नदी है रुद्रप्रयाग में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलकनंदा के अंदर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो धौलीगंगा, पिंडर, नंदाकिनी और मंदाकिनी। अब यहाँ देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से आके मिलती है, तब इसको हम गंगा नाम से जानते हैं, ये गंगा नाम हो गया। ऋषिकेश इसी के अंदर, हरिद्वार में जैसे ही ये नदी प्रवेश करती है तो हरिद्वार के अंदर ये जो नदी है पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों के अंदर आ जाती है। वहां के बाद इस नदी को
पुनः हम ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा के अंदर डिवाइड करते हैं। हरिद्वार से बिजनौर तक ऊपरी गंगा, और बिजनौर से नरोरा तक निम्न गंगा और मध्य गंगा, और नरोरा से फरुखाबाद तक इसको हम, या उसके नीचे तक का जो भाग है उसको हम निम्न गंगा के अंदर शामिल करते हैं। अब यहाँ इसकी जो मुख्य जो सहायक नदी है, तो अगर हम इसके राइट हैंड साइड की हम बात करें, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो इसका राइट हैंड साइड इधर हो जाएगा। तो वहाँ जो मुख्य सबसे बड़ी जो नदी है वो यमुना नदी है, जिसकी उत्पत्ति यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं, इसका भी अपवा तंत्र की हम बात अलग से करेंगे। तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध और हिंडन जो नदी है, ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब ये जब नदी हिमालय की मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार के अंदर आती है, वहां से होती है बिजनौर, नरोरा, फरुखाबाद, फिर कन्नौज के अंदर इसकी जो मुख्य दो सहायक नदियां, एक तो रामगंगा और एक काली नदी। यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मिलने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है, पहली जो नदी है, वो है रामगंगा नदी। तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि पहली नदी जो बाईं ओर आकर इसके अंदर मिलती है वो रामगंगा नदी है, जो कन्नौज में मिलती है, काली नदी। उसके बाद कानपुर आता है, फिर फतेहपुर, इलाहाबाद के अंदर यमुना जो नदी है वो आके गंगा नदी से मिल जाती है, जिसको हम संगम नाम से भी जानते हैं। हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये नदी मिर्जापुर, मिर्जापुर से होती है वाराणसी, वाराणसीपुर से गाजीपुर, और जो गोमती जो नदी है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हुई एक समानांतर अपवा तंत्र का निर्माण करती है, ये आकर गाजीपुर के अंदर जाकर इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ एक चीज जो बताने की कोशिश की जा रही है, जो गंगा नदी है, इसका लगभग 450 किलोमीटर जो एरिया है वो उत्तराखंड में पड़ता है, और जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो पड़ता है आपके यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा नदी का जो अपवत क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, वो लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। मतलब हमने उसकी सहायक नदियों को शामिल नहीं है, लंबाई के दृष्टिकोण से देखा है तो सबसे लंबा जो एरिया कवर करती है यूपी के अंदर बहती है। अब उसके बाद ये जो नदी गोमती नदी इसके अंदर आकर गाजीपुर में मिलती है। उसके बाद जो घाघरा जो नदी है वो छपरा में आकर इससे मिलती है बिहार के अंदर। पर पटना के अंदर इसको सोन नदी जो प्रायद्वीपीय भारत से आती हुई उत्तर की तरफ बहती हुई पटना में मिलती है। गंडक नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ आकर हाजीपुर के अंदर इसके अंदर मिलती है। कोसी नदी जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भागलपुर के अंदर जाके मिलती है। और ये जो नदी है बिहार के अंदर लगभग 405 किलोमीटर जो लंबा एरिया है बहकर तय करती है। यहाँ हमने ये बताया कि जैसे घाघरा जो नदी है वो नेपाल से उसकी उत्पत्ति होती है, ये गंडक जो नदी है उसकी काठमांडू से उत्पत्ति होती है, और ये भागलपुर में। उसके बाद साहिबगंज और पाकुर कुछ एरिया इसका झारखंड में भी पड़ता है। फरक्का जो बैराज है जो कि इस नदी के ऊपर बना हुआ है, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, इसके बीच भारत और पश्चिम बंगाल के बीच के अंदर इसके लिए विवाद भी है। तो फरक्का बैराज के बाद ये जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की एक वितरिका है, एक वितरणिका है जिसको जमुना कहते हैं। तो फरक्का के पास ये जो नदी है उसके बाद इसको पद्मा नाम से, जमुना और गंगा नदी जब आपस में मिलती है तो उसको हम पद्मा नाम से जानते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर इसको मेघना नाम से जानते हैं, फिर ये सुंदरवन का जो डेल्टा है उसका निर्माण करती है। फरक्का बैराज से ही एक इसकी वितरिका निकलती है, उसको हम उगली नदी के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर कोलकाता जो शहर है वो बसा हुआ है। उसके बाद भागीरथी, गंगा सागर जो द्वीप है, गंगा जो द्वीप है वो भी इस हुगली नदी के निक्षेपण या जो डेल्टा का जो निर्माण करता है, वहां पर गंगा सागर द्वीप का निर्माण भी किया गया है। तो ये इसके बाद अगर हम इस पूर्व की स्लाइड को समझें तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि इस नदी को समझें। हमने वैसे बताया अलकनंदा देन भागीरथी, दोनों नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में। उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार के अंदर ये जो नदियाँ कहाँ प्रवेश कर जाती है, मैदानी क्षेत्र के अंदर। उसके बाद मैंने कहा कि सबसे पहली जो नदी है जो इसके बाईं साइड से आके मिलती है वो है रामगंगा। ये उसके बाद ये हमने कहा कि यमुना नदी इसके आगे इलाहाबाद में मिलती है, और यमुना नदी के ऊपर जो दिल्ली शहर है वो बसा हुआ है। चंबल नदियाँ हमने बताया था कि जहाँ आपके मध्य प्रदेश से निकलती हैं। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है बनास नदी है, उसके बाद काली सिंध है, पार्वती है, ये आके आपके यमुना नदी से आगरा के बाद आके आपकी सिंध मिल जाती है। मथुरा नगर भी इसी के ऊपर है, आगरा है। और सिंध जो नदी है ये सीधी नदी है, जो सिंध और बेतवा और जो नदी है ये सीधी आकर यमुना नदी से मिलती हैं। केन नदी भी आकर मिलती है, जो प्रायद्वीपीय भारत से सारी जो ये वाली जो नदियां हैं आकर यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद इलाहाबाद में जाके गंगा नदी के अंदर यमुना नदी मिल जाती है। और उसके बाद जो टोंस जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर की तरफ बहती हुई यहाँ आकर इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ वाराणसी के अंदर जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी है, ये आकर आपके यहाँ मिल जाती है। वाराणसी के अंदर
जो बिहार ओ क्या सॉरी यूपी के अंदर जाके। अब इसके बाद इसके अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर सहायक नदियों की बात करें, जो कि बाईं साइड के अंदर रामगंगा है, फिर गोमती है, शारदा है, जिसको काली नदी भी है, घाघरा, राप्ती नदी, गंडक, उसके बाद जो छोटी छोटी नदियां हैं, उसके बाद जो कोसी नदी है, और ये जो महानंदा नदी है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इधर यहाँ सबसे पहले जो नदी मिलती है वो है रामगंगा, और सबसे बाद में जब इसके दाईं साइड आके जो नदी मिलती है वो है महानंदा जो नदी है। तो ये आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। सोन जो नदी है वो पटना से पूर्व में आकर जो प्रायद्वीप भारत से उत्तर की तरफ बहकर जो गंगा नदी है उसके अंदर मिल जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि कौन कौन सी नदियाँ के ऊपर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पर आकर उसकी नदी के अंदर मिलती हैं। तो ये गंगा नदी के दोनों जो मैप हैं उससे आपको काफ़ी सहायता इस चीज़ को समझने में मिलेगी। गंगा नदी की सहायक नदियों की हमने बात की, दाहिनी ओर से आने वाली नदी में यमुना है, टोंस है, सोन है। अब उस यमुना के अंदर जो आने वाली जो सहायक नदियाँ हैं वो चंबल है, बेतवा है। तो ये जो अलग अलग जो नदियाँ बाएं तट से मिलने वाली जो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम बात करें तो आपसे मैंने बताया रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। बड़ी परीक्षाओं में बड़ी प्राय जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, इस तरह के सवाल कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम ये यहाँ यमुना नदी का जो तंत्र है उसको भी हमने अलग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस स्लाइड में पहले समझ ले, फिर उसको समझना आसान हो जाता है। मैंने कहा टोंस नदी है, इसकी जो सहायक नदी है, जो हथनी कुंड इसी के ऊपर जो डैम है टोंस नदी के ऊपर बना हुआ है। पूर्वी यमुना नहरी से निकाली गई है, पश्चिमी यमुना या यमुनोत्री से निकलती है, उसके बाद टोंस नदी इसमें आकर मिलती है। कौन कौन से जो शहर हैं, यमुनानगर है, पानीपत है, ये बागीपत, सोनीपत, वजीराबाद। इसके ऊपर जो वजीराबाद बैराज है उसका, ओखला जो बैराज है उसका भी निर्माण जो यमुना नदी के ऊपर किया गया है। हिंडन जो नदी है ये आपके यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आपसे पूछ लेते हैं टोंस नदी किसकी सहायक है, हिंडन किसी की सहायक है। आप किसी किनारे पर दिल्ली है, फरीदाबाद है, वल्लभगढ़, पल्लवल, मथुरा, आगरा, और हमने इटावा जो शहर है, और उसके बाद मैंने कहा था बनास जो नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, ये आके इटावा के समीप यमुना नदी से मिल जाती है। आपके ये सिंधु नहीं है, सिंध नदी है जो कि यमुना नदी की सहायक, वो सिंधु है और ये सिंध नदी है। तो ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक सिंध नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है, वो सिंधु नदी है जो अपना एक स्वतंत्र अपवा तंत्र रखती है। इलाहाबाद के पास जाके यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है, और बेतवा जो नदी है वो इलाहाबाद से पूर्व के अंदर यमुना नदी से मिलती है। केन जो नदी है, तो ये लगभग ये जो नदियां हैं ये आपके इसमें प्रवाहित होती हैं। इस अलग स्लाइड के अंदर हम यही समझाने की कोशिश करेंगे आपको पुनः, जैसे यमुना नदी के मैंने कहा कि ऊपर टोंस नदी गिरी है जो टोंस की सहायक नदी है, यमुनोत्री से आती है। उसके बाद जो हिंडन जो नदी है वो मिलती है। साहिबी एक रिवर है, छोटी नदी है जो यमुना नदी से मिलती है। करवान है, खारी है, मैंने फिर ये चंबल नदी, और उसके बाद बनास नदी, सिंध नदी मैंने कहा आपसे अभी बताया, और ये इधर बेतवा है, और ये केन जो नदियाँ हैं ये आके नदियाँ यमुना नदी के अंदर मिल जाती हैं। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात यहाँ हम करेंगे, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपवा तंत्र है ये बड़ा वृहद अपवा तंत्र है, जिसकी उत्पत्ति जो तिब्बत वाला जो मानसरोवर झील है उसके पूर्वी भाग से होती है, और चीन के अंदर इस नदी को या तिब्बत के अंदर इस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत के अंदर प्रवेश करती है जब इसको दिहांग नाम से जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको जाना जाता है। उससे पहले हम इस मैप से पुनः इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये औंगसी ग्लेशियर है जो मानसरोवर झील के पूर्व के अंदर है। यहाँ तिब्बत के अंदर इसको हमने सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत के अंदर प्रवेश करती है इसको हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसकी जो मुख्य जो सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर की तरफ जो आके नदी मिलती है उसमें दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहांग है। यहाँ जो जैसे ही ये नदी आसाम के अंदर प्रवेश करती है, हमने जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट की या उत्तरी पूर्वी भारत की जब हमने बात की थी तब इसको हमने बताया भी था। यहाँ पे मोजुली द्वीप है, एक नदी द्वीप है जो बायोडाइवर्सिटी की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछले कुछ वर्षों के अंदर यह अत्यधिक वनोन्मूलन या वनों के काटे जाने से यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है।
ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो मोजुली द्वीप है। इसकी बात हमने पूर्व में भी आपसे किया है। ये मोजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। इसको असम की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़े अगर नदी द्वीप की बात करें तो ब्राजील का बनानल जो द्वीप है, जो कि अरागुइया नदी के ऊपर स्थित है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ हमने इसकी जो सहायक नदी है, इसकी तरफ हम जो बाईं तरफ से जो नदियाँ आकर मिलती हैं, दाईं तरफ से, सॉरी, ये तो बाईं तरफ, ये दाईं तरफ से जो नदियाँ आकर मिलती हैं, उसके अंदर सबनसिरी, रंगा नदी है, जिया बरेली है, आपके मानस है, संकोस है, तिस्ता जो नदी है जो सिक्किम से होती हुई इसके अंदर प्रवेश करती है। और अगर इसके दक्षिण से उत्तर की तरफ जो आने वाली नदियाँ हैं उसमें धनसिरी है ये नदी, और कपिला जो नदी है ये महत्वपूर्ण है। पद्मा और मेघना की हमने आपसे बात की, गंगा नदी इसमें आके मिलती है, फिर ये पद्मा नाम से जानते हैं, फिर इसमें मेघना नदी आकर मिल जाती है। अब यहाँ अलग से यहाँ भी हम बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ सांगपो, देन दिहांग, और उसके बाद इसके अंदर जो नदियाँ आके मिलती है दिबांग और ये लोहित, और ये बूढ़ी दिहांग जो नदी है उसकी हमने बात की, ये सबनसिरी है। और नीचे से अगर हम बात करें तो ये धनसिरी है, और ये कोपली नदी है, ये मानस जो नदी है। तो ये यहाँ जो उसके बाद यहाँ तिस्ता जो नदी है जो सिक्किम से आकर इसके अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर जाकर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है। फिर ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो गंगा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की हम बात करें तो यहाँ हमने अभी उस मैप से भी हमने समझने, बाईं ओर से आने वाली में दिबांग, लोहित, धनसिरी, दाईं ओर से आने वाली नदियों की बात करें तो कामेंग, मानस, संकोस, तिस्ता, सबनसिरी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो यहाँ हमने जो हिमालय का जो अपवाह तंत्र है उसके ऊपर हमने अभी चर्चा की। नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर जो भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की जो अपवाह तंत्र है, वहाँ की जो मुख्य जो नदियाँ हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हिमालय और जो प्रायद्वीपीय भारत के जो अपवाह तंत्र के अंदर जो एक अंतर देखने को मिलता है उसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।